हाय फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए नरेशन के 6वें पार्ट को लेकर आया हूं। और दोस्तों, यदि आप लोगों ने इससे पहले इसके पार्ट को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, यदि आपको नरेशन को अच्छी तरह से समझना है, उसको अपने फिंगर टिप्स पर रखना है, तो आपको इसके बेसिक्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम के बारे में पढ़ा था। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग टेंस संबंधी नियम के अपवाद के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस नियम के अंतर्गत हम लोग यह अध्ययन करेंगे कि यदि हमारी रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको पॉइंट वाइज देख लेते हैं। दोस्तों, हम लोगों का पहला पॉइंट रहेगा दोस्तों, टेंस संबंधी नियम के अपवाद। टेंस संबंधी नियम के अपवाद। दोस्तों, अपवाद को एक्सेप्शन भी कहा जाता है, एक्सेप्शन। ठीक है, टेंस संबंधी नियम के अपवाद। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं, ऐसी कुछ दशाएं होती हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। आइए दोस्तों, इसको भी नोट्स कर लेते हैं। कुछ परिस्थितियों में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देख लेते हैं कि वे कौन कौन सी सिचुएशन है जिसमें हम रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब होती है वो पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। तो दोस्तों, पहला पॉइंट हम लोगों का होगा, जी हाँ दोस्तों, जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात हो, अर्थात जब कोई यूनिवर्सल ट्रूथ कही जाए, तो दोस्तों उस स्थिति में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते। आइए दोस्तों, इसको भी नोट कर लेते हैं। जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात, दोस्तों इसको यूनिवर्सल ट्रूथ भी कहा जाता है, यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है दोस्तों, जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात हो या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ कही जाए, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। तो आइए दोस्तों, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, द टीचर शेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ठीक है दोस्तों, ये आपका डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ठीक है, तो दोस्तों इसको आप देख रहे हैं जैसा कि ये जो डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर का भाग या पहले को, तो उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर का भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो दोस्तों, पिछले नियम में हम लोग पढ़े थे कि जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब है वो पास्ट टेंस में हो तो इसके टेंस में परिवर्तन करते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ हम पढ़ के आ रहे हैं टेंस संबंधी नियम के अपवाद। तो दोस्तों, उसमें पहली परिस्थिति ये होती है कि जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात हो या यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो उसके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते। तो दोस्तों, सेंटेंस क्या कह रहा है, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द अर्थ। इसका अर्थ होगा दोस्तों, द टीचर सेड मतलब अध्यापक ने कहा
द अर्थ मूव्स राउंड दी सन। मूव्स मतलब दोस्तों घूमना या चक्कर लगाना होता है, तो अर्थ मीन्स पृथ्वी। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है या पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो दोस्तों ये बिल्कुल एक तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ है, अर्थात ये बिल्कुल सत्य बात है, तो इसलिए इसके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है सेंटेंस। तो अगर यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ ना होता तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में ले जाते हैं। तो दोस्तों इसमें ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, बिल्कुल फैक्चुअल बात है, इसलिए इसके हम टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपका हो जाएगा दोस्तों, द टीचर शेड, क्योंकि दोस्तों सेड का सेड ही रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, कामा और डबल इन्वर्टेड कामा हटा कंजंक्शन आप दैट लगाएंगे। उसके बाद देख रहे हैं दोस्तों ये आपका द अर्थ जो कि नाउन है, सब्जेक्ट है, तो इसको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। द अर्थ मूव्स राउंड दी सन। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं इसके टेंस में हमने कोई या किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया। ठीक है दोस्तों, अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, अगला एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, राम सेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा मैन इज मॉर्टल। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट का आपका सेंटेंस है, राम सेड मैन इज मॉर्टल। ठीक है दोस्तों, मॉर्टल मीन्स दोस्तों नश्वर होता है, जो व्यक्ति कह सकते हैं नासवान हो या जो समाप्त हो जाने वाला हो। तो इसका सेंटेंस का अर्थ होगा राम सेड मैन इज मॉर्टल, यानी राम ने कहा मैन इज मॉर्टल, अर्थात मनुष्य या फिर नर नश्वर है, अर्थात मरणशील है। तो दोस्तों ये जो कि एक तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ है, अर्थात हर व्यक्ति की मृत्यु होना निश्चित है। तो दोस्तों ये एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है, इस वजह से इसके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो आइए दोस्तों इसको भी चेंज कर लेते हैं। तो आपका हो जाएगा राम सेड का सेड ही रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, कामा और डबल इन्वर्टेड कामा हटा के आप कंजंक्शन दैट लगा देंगे। मैन जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट था, तो ये दोस्तों ज्यों का त्यों रहेगा। आप देख रहे हैं कि इज दिया है, तो इससे पता चल रहा है कि इसमें जो दिया हुआ टेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। तो दोस्तों इसके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैन सिंगुलर है, तो इस वजह से आपका इज का इज ही रहेगा, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैन इज मॉर्टल। तो आपका हो जाएगा राम सेड दैट मैन इज मॉर्टल, यानी राम ने कहा कि मनुष्य नश्वर है, अर्थात मनुष्य मरणशील है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले पॉइंट को देख लेते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है दोस्तों, जब कोई आदत संबंधित तथ्य हो। जी हाँ दोस्तों, जब कोई हैबिचुअल फैक्ट हो तो भी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इसको भी नोट कर लेते हैं। दूसरा हम लोगों का पॉइंट रहेगा, जब कोई आदत संबंधी तथ्य। ठीक है दोस्तों, आदत संबंधी तथ्य, इसको दोस्तों हम लोग हैबिचुअल फैक्ट भी कहते हैं, इंग्लिश में हैबिचुअल फैक्ट हो। ठीक है दोस्तों, जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई हैबिचुअल फैक्ट दिया हो तो भी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो दोस्तों आइए इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, हरी शेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा। ठीक है दोस्तों, हरी शेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर। ठीक है दोस्तों, हरी सेड डॉग्स बार्क एट दी स्ट्रेंजर। ठीक है दोस्तों, तो बार्क मीन्स भौंकना होता है, स्ट्रेंजर्स मतलब अजनबी या फिर अनजान कह सकते हैं। तो इसका अर्थ होगा दोस्तों, हरी सेड मतलब हरी ने कहा, डॉग्स बार्क एट दी स्ट्रेंजर यानी कुत्ते अजनबियों पर या फिर अनजान व्यक्तियों को या अनजान व्यक्तियों पर भौंकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको जो कि दोस्तों ये आदत बता रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है जब कोई कुत्ता क्या होता है अनजान व्यक्ति को देखता है तुरंत भौंकने लगता है, वो उसकी आदत के बारे में बता रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में भी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आइए चेंज कर लेते हैं।
हरी सेड का सेड ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया है दोस्तों, और कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा के आप कंजंक्शन दैट कर लेंगे। डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर। ठीक है दोस्तों, ये आपका एज इट इज रहने वाला है। ठीक है, अगला एग्जांपल एक और देख लेते हैं दोस्तों। अगला एग्जांपल है इसका, द टीचर सेड, द टीचर सेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा when the cat is away, when the cat is away the mice play। ठीक है दोस्तों, आपका दूसरा एग्जाम्पल है, द टीचर सेड यानी अध्यापक ने कहा when the cat is away, away मीन्स दूर होता है, mice मीन्स चूहा होता है, तो when the cat is away जब बिल्ली दूर होती है, द माइस अवे यानी जब बिल्ली दूर होती है तो चूहे खेलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी क्या है, ये आदत है, फैक्चुअल चीज़ है, तो इस वजह से इसके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं इसको। द टीचर सेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा कंजंक्शन दैट आप लगाएंगे। उसके बाद आपका व्हेन द कैट इज देख रहे हैं दोस्तों, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लग रहा है, लेकिन इसके टेंस में हम इसको पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं ले जाएंगे, बल्कि उसको ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि यहाँ पे हैबिचुअल फैक्ट दे रहा है। अवे द माइस प्ले। ठीक है दोस्तों, आइए अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो दोस्तों हम लोगों का जो तीसरा पॉइंट होगा, जब कोई कहावत कही जाए या फिर जब कोई मुहावरा या प्रॉवर्ब हो, तो उस परिस्थिति में भी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो आइए दोस्तों इस पॉइंट को भी नोट करते हैं। हम लोगों का तीसरा पॉइंट होगा, जब कोई कहावत या मुहावरा भी कह सकते हैं, जब कोई कहावत या मुहावरा, इसको दोस्तों इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रॉवर्ब भी कहते हैं, कहा जाए, तो भी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है दोस्तों, मोहन सेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है दोस्तों, आपका सेंटेंस है, मोहन सेड ऑनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी। ठीक है दोस्तों, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी होता है, बेस्ट मतलब सबसे अच्छी, पॉलिसी मतलब नीति होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका अर्थ होगा मोहन सेड यानी मोहन ने कहा ऑनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी यानी ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। तो दोस्तों ये क्या एक प्रकार का मुहावरा है, कहावत है, तो जो कि देख रहे हैं कि इज दिया है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो इसके टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रहने देंगे। तो आइए इसको भी चेंज कर लेते हैं। मोहन शेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, आई सेड टू हर। ठीक है दोस्तों, आई सेड टू हर ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ठीक है दोस्तों, आई सेड टू हर ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, ऑल मीन्स सभी होता है, ग्लिटर्स मतलब चमकना होता है अर्थात चमकने वाली। ठीक है, गोल्ड मीन्स सोना होता है। तो इस सेंटेंस का अर्थ होगा आई सेड टू हर मतलब मैंने उससे कहा ऑल द ग्लिटर इज नॉट गोल्ड यानी सभी चमकने वाली चीज़ें सोना
नहीं होती है दोस्तों यह एक प्रकार की कहावत है, प्रोवर्ब है, इस वजह से इसके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इसको भी चेंज कर लेते हैं। आई सेड टू को आप टोल्ड में कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट इसका दिया हुआ है हर। ठीक है, तो टोल्ड हो जाएगा हर, कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा के आप कंजंक्शन दैट लिखेंगे, फिर उसके बाद एज इट इज लिख देना है, अर्थात वैसे ही ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ठीक है दोस्तों, चौथा पॉइंट है दोस्तों, जब कोई ऐतिहासिक तथ्य का उल्लेख हो। जी हाँ दोस्तों, जब कोई हिस्टोरिकल फैक्ट की बात हो तो उस स्थिति में भी हम क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इसको भी नोट कर लेते हैं। चौथा पॉइंट रहेगा हम लोगों का, जब कोई ऐतिहासिक तथ्य यानी दोस्तों हिस्टोरिकल फैक्ट, जब कोई ऐतिहासिक तथ्य अर्थात हिस्टोरिकल फैक्ट की बात हो या का उल्लेख हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो आइए दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, रोहन शेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, आपके लिए सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच में कि रोहन सेड कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, इसका अर्थ होगा दोस्तों कि रोहन ने कहा कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों ने अच्छे से इंग्लिश लिटरेचर का अध्ययन किया होगा तो दोस्तों विलियम शेक्सपियर का नाम सुना होगा, जो कह सकते हैं कि इंग्लिश हिस्ट्री के एक महान ड्रामेटिस्ट रहे हैं। तो दोस्तों वो इंग्लिश हिस्ट्री के रहे हैं, तो वहीं बात करें दोस्तों कालिदास की, जो कि संस्कृत के एक प्रकांड विद्वान रहे हैं और इन्होंने बड़े बड़े कह सकते हैं कि महाकाव्य की रचनाएं की हैं। तो दोस्तों इस वजह से इन दोनों की तुलना की जा रही है। तो दोस्तों ये क्या है, एक तरह से हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो इस स्थिति में भी हम इसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इसको देख लेते हैं। रोहन शेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा कंजंक्शन दैट कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो कालिदास की दोस्तों एक बहुत ही प्रसिद्ध संस्कृत में रचना रही है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो दोस्तों आइए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी कामा डबल इन्वर्टेड कामा कश्मीर इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो दोस्तों अगला आपके लिए सेंटेंस है कि ही सेड टू मी कश्मीर इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका अर्थ होगा कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बारे में आपने सुना होगा, जो कि दोस्तों भारत के उत्तर में पड़ता है और नॉर्थ में उत्तर होता है। तो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कश्मीर इज़ इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, यानी कश्मीर भारत के उत्तर में स्थित है। दोस्तों ये जो कि एकदम एक्चुअल चीज़ है, एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, क्योंकि जम्मू कश्मीर दोस्तों भारत के उत्तर में ही स्थित है। इस स्थिति में अर्थात ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, इस वजह से इसके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए इसको भी नोट कर लेते हैं। तो आपका हो जाएगा दोस्तों, ही सेड टू को आप क्या करेंगे, टोल्ड में कर देंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया है। फिर उसके बाद कामा और डबल इन्वर्टेड कामा हटा कंजंक्शन दैट,
फिर इसको आपको वैसे ही लिख देना है, कश्मीर इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, नॉर्थ ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार दोस्तों ये आपके कुछ पॉइंट थे, मुख्यतः 4 पॉइंट थे। तो जो क्या होता है कि उन परिस्थितियों के होते हुए भी हम क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे दोस्तों आपका क्या हो, कोई ऐतिहासिक तथ्य हो, कोई हैबिचुअल फैक्ट हो, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ठीक है दोस्तों, कोई कहावत कही जाए, तो इन परिस्थितियों में हम क्या करते हैं, यदि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। और दोस्तों चाहे रिपोर्टेड स्पीच में आपका पर्सन हो या फिर समय या स्थिति की निकटता सूचक शब्द, वो परिवर्तित होते हैं, लेकिन हम टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। दोस्तों अब हम अध्ययन करेंगे कुछ विशेष परिवर्तन के बारे में। ठीक है दोस्तों, इससे पहले तो हमने सब जनरल रूल्स के बारे में पढ़ा, उसके कुछ सामान्य नियमों के बारे में पढ़ा, लेकिन दोस्तों अब कुछ हम विशेष परिवर्तन के बारे में अर्थात सम स्पेशल चेंजेस या फिर स्पेशल रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जिसमें दोस्तों इसका पहला रूल्स होता है कि कभी कभी क्या होता है, कुछ जो नाउन वोकेटिव केस के होते हैं वो रिपोर्टेड स्पीच में आ जाते हैं। तो दोस्तों जब हम इनको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इस पॉइंट्स को नोट्स करते तब इसको अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए पहले इसको पॉइंट को नोट कर लेते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है दोस्तों, कभी कभी कुछ वोकेटिव केस के नाउन्स, वोकेटिव केस के नाउन रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है दोस्तों, रिपोर्टेड स्पीच में आ जाते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते समय इनको रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा केस, जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर में केस होता है। केस को दोस्तों हम कारक भी हिंदी में कहते हैं। तो दोस्तों इंग्लिश में जो केस या कारक होते हैं मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और आपका क्या होता है, वोकेटिव केस होता है। ठीक है दोस्तों, वोकेटिव केस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, संबोधन कारक कहते हैं, जिनमें हम किसी व्यक्ति को संबोधित करते हैं या फिर बुलाते हैं। तो आइए दोस्तों इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है दोस्तों, द टीचर said, कामा डबल इन्वर्टेड कामा, राजू आई शैल गिव यू अ बुक। ठीक है दोस्तों, द टीचर सेड राजू आई शैल गिव यू अ बुक। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, द टीचर जो कि यहाँ आपका रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है, सेड क्या है, वो रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब है। यानी अध्यापक ने कहा राजू आई शैल गिव यू अ बुक, तो राजू मैं तुम्हें एक किताब दूंगा। तो दोस्तों ये जो सब्जेक्ट है किससे कह रहा है अपनी बात, या किसको संबोधित कर रहा है, तो दोस्तों ये राजू को कह रहा है। तो राजू अर्थात उसका क्या हो गया, वोकेटिव केस का नाउन है, अर्थात रिपोर्टिंग स्पीच का ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, जो कि आया कहाँ है, रिपोर्टेड स्पीच में आया। तो दोस्तों जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो वोकेटिव केस का जो नाउन राजू यहाँ पे आया है, इसको हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इसको चेंज कर लेते हैं। आपका हो जाएगा दोस्तों द टीचर, तो दोस्तों सेट दिया है जो कि रिपोर्टिंग स्पीच का आपका वर्ब है, वो भी किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है, और ये
इसका ऑब्जेक्ट क्या है, राजू है, जो कि रिपोर्टेड इसमें चला गया है, तो इसको हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट में बदलते समय इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो सेट टू को क्या करेंगे आप, टोल्ड में कर देंगे। द टीचर टोल्ड राजू आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, कामा और डबल इन्वर्टेड कामा हटा के आपको कंजंक्शन दैट लिखना है। उसके बाद देख रहे हैं दोस्तों, आई आपका जो कि फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हमेशा क्या करते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, जो कि टीचर है। तो दोस्तों टीचर आपका जो कि कॉमन जेंडर होता है, तो इसके लिए हम ही या सी दोनों लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ दोस्तों प्रायोरिटी जो कि मेल को दिया जाता है, इस वजह से हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ही लिखेंगे। ठीक है, तो ही हो जाएगा। और देख रहे हैं सेल, तो सेल को हम क्या करते हैं, शुड में बदल देंगे। ठीक है दोस्तों, तो लेकिन दोस्तों देख रहे हैं आपका जो नया सब्जेक्ट है वो ही आया है, तो ही के साथ हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं, जबकि आई और वी के साथ हम सेल लगाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। ही वुड गिव यू, जो कि सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन दोस्तों जो आपका होता है वो हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। दोस्तों ऑब्जेक्ट क्या है, राजू है, तो राजू जो कि नाउन है, थर्ड पर्सन में सिंगुलर है, मेल है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हिम अ बुक। तो आपका जो इनडायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस बनेगा दोस्तों, द टीचर टोल्ड राजू दैट ही वुड गिव हिम ए बुक। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, इसका अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों, ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, अगला एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, माई सन्स। ठीक है दोस्तों, माई सन्स सेड द old farmer, my sons said the old farmer, I am planting these trees for you। ठीक है दोस्तों, आपका अगला जो कि एग्जाम्पल है, my sons said the old farmer, आई एम प्लांटिंग दीज ट्रीज फॉर यू। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको भी चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों जब इसको आप चेंज करेंगे तो सर्वप्रथम क्या है, देख रहे हैं माई सन्स, जो कि पहले ही इन्वर्टेड कामा में रिपोर्टेड स्पीच का कुछ पार्ट दे दिया है, देख रहे हैं ना, डबल इन्वर्टेड कामा में दिया है। उसके बाद यहाँ पर भी इन्वर्टेड कामा में यानी 2 जगह दे दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ऐसे सेंटेंस में कुछ करना नहीं है, इसको देख के डरना नहीं है, बल्कि आपको सर्वप्रथम वही सिस्टम अपनाना है, एक क्रम से चलना है, एक सीक्वेंस में चलना है कि पहले हमें क्या लिखना है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को देखना है, फिर उसके बाद वर्ब को देखना है, फिर ऑब्जेक्ट को देखना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देख लेते हैं, माई सन्स सेड द ओल्ड फार्मर। तो इसमें दोस्तों कौन कह रहा है, तो आप जैसा देख रहे हैं कि द ओल्ड फार्मर सेड दिया है, तो यानी इसमें जो ये ओल्ड फार्मर है यानी यही सब्जेक्ट है, कहने का कार्य यही कर रहा है, तो इसमें इसको आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के स्थान पर क्या हो जाएगा, द ओल्ड फार्मर सेड है। ठीक है दोस्तों, सेड दिया हुआ है, तो आगे इसी में दिया है कि माई सन्स आई एम प्लांटिंग, माई सन्स मतलब मेरे पुत्रों, मेरे बेटों, तो यानी जो ओल्ड फार्मर है वो किससे कह रहा है, अपने पुत्रों से कह रहा है, अर्थात वो एक प्रकार का कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उसको अपनी बात को कह रहा है, या फिर उसकी बात को सुनने वाला कौन है, उसके जो पुत्र हैं, बेटे हैं, तो इस वजह से उसका वो क्या हो जाएगा, माई सन्स ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दिया है माई दिया है जो कि फर्स्ट पर्सन है, तो इसको हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, जो कि ओल्ड फार्मर दिया है, तो इसके ओल्ड फार्मर है जो कि मेल है, तो इसके लिए हम पॉजेसिव क्या कर देंगे, हिज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, द ओल्ड फार्मर टोल्ड। ठीक है दोस्तों, हिज सन्स। समझ में आ रहा है दोस्तों, टोल्ड क्यों हुआ, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट माई सन्स दिया है। तो माई सन्स को कैसे आपने चेंज किया, जो कि माई फर्स्ट पर्सन है, इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, जो कि ओल्ड फार्मर है, थर्ड पर्सन है, मेल है, सिंगुलर है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, पॉजेसिव हिज होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज सन्स हो जाएगा। उसके बाद कामा और डबल इन्वर्टेड कामा हटा के आप कंजंक्शन पहले से लगाते आए हैं, तो यहाँ भी आपको लगाना पड़ेगा कंजंक्शन दैट। उसके बाद देखिए दोस्तों, आई जो कि फर्स्ट पर्सन है वह हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के किसके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, जो कि द ओल्ड फार्मर है,
तो इस वजह से यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका, ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ही हो जाएगा। उसके बाद टेंस देख रहे हैं, इज एम आर दिया है अर्थात एम दिया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो हम इसको क्या करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में ले चलेंगे, तो अर्थात वाज और वर में चेंज हो जाएगा। तो ही जो कि सिंगुलर है तो आपका क्या लग जाएगा वाज। ठीक है दोस्तों, प्लांटिंग दीज। ठीक है दोस्तों, प्लांटिंग दीज देख रहे हैं कि ये समय और स्थिति के बारे में बता रहा है, तो ये जो कि दीज का हम क्या करेंगे दोज में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, प्लांटिंग दोज ट्रीज फॉर। अब उसके बाद देखिए यू जो कि सेकंड पर्सन में आता है आपका, उसको हम क्या करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार चेंज करते हैं। तो दोस्तों इसमें जो आपका सेंटेंस, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है माई सन्स दिया है, यानी ये प्लूरल में है, नाउन है प्लूरल में है, तो इस वजह से ये आपका क्या हो जाएगा प्लूरल में है। फिर से देख लीजिए दोस्तों, ये आपका क्या है यू सेकंड पर्सन है, इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट क्या दिया है माई सन्स दिया है, प्लूरल है। तो दोस्तों सन्स जो कि एक नाउन है, तो इसको थर्ड पर्सन में हम देखेंगे कि प्लूरल क्या होता है। तो ही सी इट दे आपका क्या होता है पर्सन होते हैं थर्ड पर्सन में, तो ही के लिए क्या होता है सिंगुलर, सी सिंगुलर, इट भी सिंगुलर, तो बचा क्या आपका दे प्लूरल होता है, तो दे का हमें क्या लिखना है ऑब्जेक्ट लिखना, हाँ ऑब्जेक्ट लिखना है, तो क्या हो जाएगा देम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, द ओल्ड फार्मर टोल्ड हिज सन्स दैट ही वाज प्लांटिंग दोज ट्रीज फॉर देम। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों आइए इसको एक और एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छी तरह से समझते हैं। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, देख लेते हैं। द ओल्ड वुमन सेड, द ओल्ड वुमन सेड चिल्ड्रेन। ठीक है दोस्तों, चिल्ड्रेन आई एम प्लीज्ड विथ यू। ठीक है दोस्तों, आप लोगों की उदाहरण है द ओल्ड वुमन सेड चिल्ड्रेन आई एम प्लीज्ड विथ यू। ठीक है, तो द ओल्ड वुमन मतलब बूढ़ी औरत, सेड मीन्स कहा, चिल्ड्रेन मतलब बच्चों, आई एम प्लीज्ड मतलब क्या होता है दोस्तों प्रसन्न होना या खुश होना, विद यू मतलब आप लोगों से। तो द ओल्ड वुमन सेड यानी बूढ़ी औरत ने कहा चिल्ड्रेन आई एम प्लीज्ड विथ यू, बच्चों मैं आप लोगों से प्रसन्न हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये जो दोस्तों महिला है जो ओल्ड वुमन वो किससे कह रही है चिल्ड्रेन से कह रही है। तो दोस्तों यही क्या है इसका कह सकते हैं ये वोकेटिव केस का नाउन है। तो जब इसको हम क्या करेंगे जब इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करेंगे तो दोस्तों हम इसको क्या करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है दोस्तों, आइए इसको चेंज कर लेते हैं। द ओल्ड वुमन सेड को क्या करेंगे टोल्ड कर देंगे क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा चिल्ड्रेन ना, तो टोल्ड द चिल्ड्रेन और कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा के आप क्या करेंगे कंजंक्शन दैट लगा देंगे। और उसके बाद देख रहे हैं आई जो कि फर्स्ट पर्सन है तो इसे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे जो कि वुमन है और नाउन भी है थर्ड पर्सन में है प्लस फीमेल है सिंगुलर है, इस वजह से इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं एम दे रहा है तो पता चल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो इसको हम किस में ले जाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। क्यों ले जाएंगे क्योंकि हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब है किस टेंस में पास्ट टेंस में। ठीक है, तो आपका क्या हो जाए सी सिंगुलर है तो वाज हो जाएगा प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, प्लीज्ड विथ देख रहे हैं यू है जो कि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो इसको हम क्या करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों चिल्ड्रेन है। ठीक है, तो ये नाउन है थर्ड पर्सन में है प्लस प्लूरल है। तो अब हमें क्या करना है थर्ड पर्सन में प्लूरल क्या होता है प्रोनाउन दे होता है तो दे का हमें क्या लिखना है ऑब्जेक्ट। क्योंकि ऑब्जेक्ट क्यों ऑब्जेक्ट लिखेंगे क्योंकि चिल्ड्रेन यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट के स्थान पे, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है देम होता है। ठीक है दोस्तों, इसका दूसरा रूल है दोस्तों कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट न आया हो और रिपोर्टेड स्पीच में आपका
सेकंड पर्सन अर्थात यू सब्जेक्टिव केस में आया हो तो हम उसको किसके अनुसार बदलेंगे। तो दोस्तों इस स्थिति में हम क्या करते हैं कि यदि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट या थर्ड पर्सन के किसी भी प्रोनाउन को लेकर उसे ऑब्जेक्ट बना देते हैं और उसी के अनुसार हम क्या करते हैं, यू को चेंज कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए पहले इस पॉइंट को नोट करते हैं, तब आप लोगों को अच्छी तरह से समझाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं। रूल नंबर 2 है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट न आया हो, अर्थात न हो, ऐसा भी कह सकते हैं, न आया हो, तो फर्स्ट या थर्ड, ठीक है दोस्तों, फर्स्ट या थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं तथा उसी के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकेंड पर्सन क्या होता है आपका, यू होता है, सेकेंड पर्सन यू को बदलते हैं। ठीक है दोस्तों, बदलते हैं। एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, रोहन शेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा यू शुड वर्क हार्ड। ठीक है दोस्तों, यू शुड वर्क हार्ड। रोहन सेड यू शुड वर्क हार्ड। तो दोस्तों जो आपका रूल नंबर 2 है तो वही देख रहे हैं यहाँ पे कि आपका रोहन क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है, सेड क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। ठीक है दोस्तों, और आपका रिपोर्टेड स्पीच में क्या दिया है, यू शुड वर्क हार्ड। देख रहे हैं यू जो कि सब्जेक्टिव केस में है, सेकंड पर्सन है। तो दोस्तों सेकंड पर्सन को हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, इसको रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट दिया नहीं है। तो दोस्तों अब हमारे सामने समस्या खड़ी होती है कि हम यू को कैसे चेंज करें या किसके अनुसार चेंज करें। तो दोस्तों इस समस्या का सॉल्यूशन यही है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है और थर्ड पर्सन में ही सी इट दे या फिर कोई नाउन आता है। तो उनमें से हम किसी एक पर्सन का क्या कर सकते हैं, पर्सन या प्रोनाउन का प्रयोग करके उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं। और जब हमारा नया ऑब्जेक्ट फर्स्ट या थर्ड पर्सन का कोई आ जाएगा तो उसी के अनुसार हम क्या करेंगे, यू को हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यही नियम था आप लोगों के लिए। तो आइए इसको चेंज करते हैं। रोहन सेड यहाँ पे दिया है, तो मान लीजिए जैसे हम फर्स्ट पर्सन में हमारा क्या आता है, आई और वी आता है। तो जैसे मान लीजिए हम ऑब्जेक्टिव केस में हमें यूज़ करना है तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है और वी का अस होता है। तो जैसे मान लीजिए हम फर्स्ट पर्सन का मी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए सपोज दैट कि यहाँ पे हम क्या लिख दिए, हमारा मी हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम क्या करेंगे, सेट को हम टोल्ड में कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि हमारा अब तो ऑब्जेक्ट आ गया है, तो टोल्ड मी। ठीक है, कामा और डबल इन्वर्टेड कामा हटा के आपका क्या करेंगे, कंजंक्शन दैट लगा देंगे। अब दोस्तों जो कि यू है सेकंड पर्सन, इसको हम क्या करेंगे, मी के अनुसार चेंज कर देंगे। तो दोस्तों यू जो कि सब्जेक्टिव केस में है, सब्जेक्ट के स्थान पे है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है आपका, आई। ठीक है, और उसके बाद शुड आपका वैसे ही रहना है, शुड वर्क हार्ड। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। यदि मान लीजिए आपको मी न लगा के क्या लगाना है, मान लीजिए फर्स्ट पर्सन में ही आपका
वी आता है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस होता है। तो मान लीजिए हमें यहाँ पे अस लगा दे रहे हैं, तो अस को भी लगा के देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, रोहन टोल्ड अस, उसके बाद कामा, डबल इन्वर्टेड कामा। दोस्तों देख रहे हैं यू जो कि सेकंड पर्सन है, तो इसको हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, जो कि अस दिया है। तो अस ऑब्जेक्टिव केस में है, तो अस का हमें लिखना है क्या, सब्जेक्ट, क्योंकि यू सब्जेक्ट के स्थान पे है ना। तो आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वी। ठीक है, तो वी शुड वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। ठीक है दोस्तों। और मान लीजिए यहीं पे हम कोई थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यूज़ करना चाहते हैं। थर्ड पर्सन में आपका क्या आता है, ही आता है, सी आता है, इट आता है और दे आता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका थर्ड पर्सन में आता है, प्लस और जितने भी नाउन होते हैं वो थर्ड पर्सन में कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो थर्ड पर्सन में किसी हम प्रोनाउन को ले लेते हैं, जैसे ही दिया है तो ही को ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, तो हिम मान लीजिए हम यहाँ पे रख दिए हैं ऑब्जेक्ट के स्थान पे। तो हमारा क्या हो जाएगा जब इसको चेंज करेंगे, तो रोहन टोल्ड, क्यों, क्योंकि हिम जो कि ऑब्जेक्ट दिया है, तो हिम कामा, डबल इन्वर्टेड कामा हटा के आपका करेंगे कंजंक्शन दैट लगाएंगे। यू देख रहे हैं कि सेकंड पर्सन जो कि रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, जो कि हिम दिया है, तो हिम किससे बना है, ही से बना है। तो हमें सब्जेक्टिव केस में लिखना है, तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ही शुड वर्क हार्ड। यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, आई और वी के साथ तो हम शुड लगा लेते हैं, लेकिन अन्य के साथ शुड नहीं लगाते। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या दे रहा है, सलाह दे रहा है। तो दोस्तों सलाह देने के लिए हम सिर्फ शुड का यूज़ करते हैं, इस वजह से यहाँ पे हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। और दोस्तों मान लीजिए हम और कोई थर्ड पर्सन का जैसे ले लेना चाहते हैं, मान लीजिए दे का हम यूज़ करें, यहाँ पे ऑब्जेक्ट देम, जो कि दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम होता है, इसको यूज़ कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, रोहन टोल्ड हो जाएगा, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट देम दिया है, देम। उसके बाद कंजंक्शन दैट लिखेंगे। उसके बाद देख रहे हैं दोस्तों, यू सेकंड पर्सन, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के, जो कि देम है। तो आपका क्या हो जाएगा, यू जो कि सब्जेक्टिव केस है, तो आपका यहाँ पे दे हो जाएगा। ठीक है, दे शुड वर्क हार्ड। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही दोस्तों आपको चेंज करना है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आया है और रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट ने दिया हो, तो उस स्थिति में आपको सिर्फ क्या करना है, फर्स्ट या थर्ड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन लेके ऑब्जेक्टिव केस में यूज करना है और उसी के अनुसार यू को चेंज कर लेना है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये नियम अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विशेष परिवर्तन के अंतर्गत हम तीसरे रूल का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों तीसरा रूल कहता है कि यदि इन्वर्टेड कामा या फिर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वेल या फिर यू सी आदि शब्द आए हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय इन शब्दों को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये एक प्रकार के निरर्थक शब्द होते हैं, अर्थात इनको हटाने से सेंटेंस के अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आइए दोस्तों पहले इस पॉइंट को नोट करते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, रूल नंबर थर्ड है, रूल नंबर थर्ड है आपका, यदि इन्वर्टेड कामा, यदि इन्वर्टेड कामा के अंदर, ठीक है दोस्तों, वेल या फिर यू सी आदि शब्द आए हों, तो इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते समय इन शब्दों को हटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये निरर्थक शब्द होते हैं। ठीक है दोस्तों, या फिर इनको हटाने से सेंटेंस के मीनिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, माई मदर शेड, कामा डबल इनवर्टेड कामा, वेल राम आई शैल गिव यू अ प्राइज। ठीक है दोस्तों, माई मदर सेड वेल राम आई शैल गिव यू अ प्राइज। ठीक है दोस्तों, तो इसको जब चेंज करेंगे तो ये माई मदर क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है, सेड क्या है, वर्ब है। तो दोस्तों ये जो माई मदर सब्जेक्ट हो किससे कह रही है, राम से कह रही है। तो राम दोस्तों जो कि रिपोर्टेड स्पीच का कह सकते हैं कि वोकेटिव केस का नाउन है, तो इसको क्या करेंगे आप, रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट बना देंगे। क्यों, क्योंकि दोस्तों इससे पहले हम ऐसा नियम पढ़ के आए हैं। तो आइए इसको चेंज कर लेते हैं। तो चेंज करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, माई मदर सेट को आप टोल्ड में कर देंगे। क्यों, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा ना। तो टोल्ड राम, फिर कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा कंजंक्शन दैट लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों आप पढ़ के आ रहे हो कि वेल या यूसी, वेल या यूसी जो शब्द हैं यदि वो डायरेक्ट स्पीच में आए हैं अर्थात इन्वर्टेड कामा के अंदर आए हैं तो हम इनको क्या करते हैं, इनडायरेक्ट में बदलते समय इनको हटा देते हैं। ठीक है, तो इनको हटा देते हैं दोस्तों। तो उसके बाद आई आपका फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो क्या हो जाएगा, आपका मदर दिया है, माई मदर जो कि थर्ड पर्सन में है, नाउन है, सिंगुलर है, फीमेल है, तो इसके लिए सब्जेक्ट क्या होता है, सी हो जाएगा। ठीक है, और आई और बी के साथ हम शैल लगाते हैं, लेकिन सी के साथ क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। तो विल का क्या हो जाएगा, वुड गिव यू, जो कि सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन दोस्तों हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, राम है, नाउन है, थर्ड पर्सन में है और सिंगुलर है, मेल है। तो इसके लिए जो कि सब्जेक्ट ही होता है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम ए प्राइज। ठीक है दोस्तों, आइए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है माई फादर शेड, माई फादर शेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा, यू सी आई कैन नॉट टॉलरेट सच थिंग्स, सच थिंग्स। ठीक है दोस्तों, माई मदर शेड यू सी आई कैन नॉट टॉलरेट सच थिंग्स। ठीक है दोस्तों, इसका अर्थ देख लेते हैं। माई फादर सेड मतलब मेरे पिताजी ने कहा, यू सी मतलब तुम देखते हो, आई कैन नॉट टॉलरेट, टॉलरेट मतलब दोस्तों सहन करना, सच मतलब ऐसा है, इस प्रकार की, थिंग्स मतलब चीज़ें। तो माई फादर सेड मतलब मेरे पिताजी ने कहा, यू सी मतलब तुम देखते हो, आई कैन नॉट टॉलरेट सच थिंग मैं ऐसी चीज़ों को या ऐसी बातों को सहन नहीं कर सकता। तो दोस्तों यू सी का यहाँ कोई मतलब नहीं होता है, अर्थात इसको हम हटा दे तो भी इसके सेंटेंस पे कोई प्रभाव उसके अर्थ पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आइए इसको चेंज कर लेते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, माई फादर सेड, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, सेड का सेड ही रहेगा, कंजंक्शन दैट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यू सी हटा देंगे, आई जो कि फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। माई फादर दिया है, थर्ड पर्सन में नाउन है, तो इसके लिए हमारा प्रोनाउन क्या होता है, थर्ड पर्सन में सिंगुलर ही होता है। उसके बाद कैन दिया है, तो दोस्तों क्या करते हैं, हम कैन को कुड में चेंज कर देते हैं। तो कुड नॉट टॉलरेट सच थिंग्स, ठीक है दोस्तों, माई फादर सेड दैट ही कैन नॉट टॉलरेट सच थिंग्स। तो दोस्तों ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आइए अब अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों विशेष परिवर्तन या स्पेशल रूल्स के अंतर्गत इसका अगला और आखिरी रूल है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में एक से अधिक असर्टिव सेंटेंस आया हो। ठीक है दोस्तों, यदि एक से अधिक असर्टिव सेंटेंस आया है तो उसे हम क्या करते हैं दोस्तों, जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो उसको क्या करते हैं, एंड या फिर फर्दर एडेड
जैसे शब्दों को लगाकर या जोड़कर हम उसको क्या करते हैं, सेंटेंस को लिख देते हैं। तो आइए दोस्तों पहले इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं। रूल नंबर अगला है जो कि 4 और आखिरी रूल है दोस्तों इसका, जो कि है यदि रिपोर्टेड स्पीच में एक से अधिक, ठीक है दोस्तों, एक से अधिक असर्टिव सेंटेंस आया हो तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में एक से अधिक असर्टिव सेंटेंस आया हो तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में एंड या फर्दर एडेड, ठीक है दोस्तों, फर्दर एडेड जोड़कर वाक्यों को लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, जो दोस्तों रूल नंबर 4 है ये कह रहा है कि यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच में एक से अधिक सेंटेंस आए हों तो उसको क्या करते हैं, जब उसको जोड़ना हो तो दोस्तों एंड या फिर फर्दर एडेड के माध्यम से जोड़ते हैं। ठीक है तो दोस्तों एंड मीन्स तो और होता है, फर्दर एडेड मतलब फर्दर मतलब लगातार या फिर एक के बाद दूसरा, अर्थात लगातार। एडेड मतलब कहना है, बोलना है नहीं, लगातार आगे कहना है फिर या आगे कहा, ऐसा आपका अर्थ निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। एग्जाम्पल है दोस्तों, द एम्परर, ठीक है दोस्तों, द एम्परर शेड कामा डबल इनवर्टेड कामा माई वाइफ इज ब्यूटीफुल एंड लेबोरियस। ठीक है दोस्तों, द एम्परर सेड माई वाइफ इज ब्यूटीफुल एंड लेबोरियस। अगला उसी में एक सेंटेंस और लिख देते हैं दोस्तों, आई विल विजिट द ताजमहल। ठीक है दोस्तों, ताजमहल। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं ये जो आपका सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच में है और आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है यानी डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर का भाग है, इसमें क्या है, माई वाइफ इज ब्यूटीफुल एंड लेबोरियस, ये आपका सेंटेंस है। दूसरा क्या है, आई विल विजिट द ताजमहल, ये भी आपका एक सेंटेंस, यानी इसमें दो असर्टिव सेंटेंस दिए हैं। तो दोस्तों इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एंड या फिर फर्दर एडेड को जोड़कर हम इस सेंटेंस को लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों इसको हम जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, द एम्परर शेड, क्योंकि दोस्तों ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है, कामा डबल इन्वर्टेड कामा को हटा के आप क्या करेंगे, कंजंक्शन दैट लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों दिया है कि माई जो कि फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव है, तो जो कि रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या है, एम्परर दिया है जो कि नाउन है, थर्ड पर्सन में है और सिंगुलर भी है, तो इसके लिए सब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है। तो उसका पॉजेसिव, ही का पॉजेसिव क्या होता है, हिज होता है, तो हिज वाइफ इज दिया है, तो इज क्या है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हिज वाइफ इज सिंगुलर तो वाज हो जाएगा। ब्यूटीफुल एंड लेबोरियस, लेबोरियस मतलब दोस्तों मेहनती होता है, लेबोरियस। ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों आप या तो एंड लगा दीजिए या फिर फर्दर एडेड लिख के भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, एंड आई दिया है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के
सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। एम्परर दिया है तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका, ही। विल का वुड हो जाएगा पास्ट में, ठीक है। ही वुड विजिट द ताजमहल, ठीक है दोस्तों, ताजमहल। दोस्तों इस प्रकार से आप, यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच में एक से अधिक असर्टिव सेंटेंस आते हैं तो उसको एंड या फर्दर एडेड के माध्यम से जोड़कर हम लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि दोस्तों वीडियो धीरे धीरे बहुत लंबा होता जा रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका जो असर्टिव सेंटेंस था, जो पहले टाइप का सेंटेंस था, वो उसका अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग अपने विचार कमेंट माध्यम से ज़रूर बताएं। और दोस्तों यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।